Good morning, friends. This is a video on figures of speech. This is a video about figures of speech. So, please concentrate. In the part 1 of this chapter, which has already been uploaded, we had seen about simile, metaphor, and personification. In this video also, we will see some new figures of speech. We all know what figures of speech? That is called in Hindi अलंकार. अलंकार अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस. तो सिमिली हम लोगों ने देखा था पहले वाले वीडियो में, उसमें था कि एज और लाइक से कंपैरिजन रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड सिमिली. और मेटाफर देखे थे कि एज और लाइक के बिना ही हो गया कंपैरिजन, जैसे द शिप इज द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट मेटाफर था. और पर्सनिफिकेशन में जब हम लोगों ने किसी लाइफलेस बीइंग को, लाइफलेस थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, एब्स्ट्रैक्ट या लाइफलेस को जब हम लोग लिविंग बीइंग की तरह शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ओके, so after that, here in this video we will do today, that is apostrophe. The pronunciation of this word is apostrophe, A-P-O-S-T-R-O-P-H-E, apostrophe. Apostrophe, actually this is also personification, but it is something different, as it will get address also. Address मतलब संबोधन. जब हम लोग किसी लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग को पर्सोनिफाइड कर देते हैं और पर्सोनिफाइड करके उसको संबोधित करते हैं, मतलब इसमें एक्सक्लामेटरी नोट एक जगह होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपोस्ट्रोफी. जैसे सपोज दैट मिल्टन पोएट था, तो आज कहीं पर उसके द्वारा उठाई गई बात अगर नहीं हो रही है तो हम लोग उसकी नीड को महसूस कर रहे हैं. आज हम लोग कहीं मिल्टन की नीड को महसूस किए तो बोले किसी सीन में कि मिल्टन, आफ्टर दैट ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये होगा. एपोस्ट्रोफे में इसका होना जरूरी है. तो मिल्टन, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर. ओ मिल्टन, इस समय आपको जीवित होना चाहिए था, मतलब यू आर नीडेड मोस्ट. तो ये मिल्टन के बाद में एक्सक्लामेशन का नोट, और आफ्टर दैट you have to say it as personification. So Milton, thou should be living at this honor. इसमें दो चीज़ होगा, ये पर्सोनिफाइड भी हो जाएगा वह थिंग, इसको आदमी समझ के बिहेव किए, ये तो आदमी है ही, यहाँ पर नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है. सो मिल्टन, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, इसमें एड्रेस भी होगा और पर्सोनिफिकेशन भी होगा. तो पर्सोनिफाइड हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट. अगर वो लिविंग बीइंग है तब तो कोई बात ही नहीं है, जैसे मिल्टन में ये नियम लागू नहीं हुआ, पर्सोनिफाइड तो ऑलरेडी है ही, पर्सन है ही. तो एड्रेस होगा, संबोधन होगा. एपोस्ट्रोफे में क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन प्लस एड्रेस, संबोधन रहेगा, तो वो आपको एपोस्ट्रोफे कहेंगे, डायरेक्ट उसी को कहेंगे कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, हे विंटर विंड तुम बहो. ओ डेथ, या यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग. ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग. तो डेथ को एड्रेस किया जा रहा है कि हे डेथ, आपका स्टिंग कहाँ है, दंश आपका कहाँ है. सो ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग. तो ये डेथ को हमने एड्रेस किया एज लिविंग बीइंग. इसमें हो गया कि पर्सोनिफाइड हो गया डेथ, पर्सोनिफिकेशन प्लस एड्रेस. एड्रेस है, संबोधन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एपोस्ट्रोफ है. मैंने बिना एड्रेस के रहेगा तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा. जब उसको लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करेंगे तो वह पर्सोनिफिकेशन होगा, और जब उसमें एड्रेस होगा देन इट विल बी कॉल्ड एपोस्ट्रोफे. तो एपोस्ट्रोफे और पर्सोनिफिकेशन बहुत करीब है. ये पर्सोनिफिकेशन प्लस एड्रेस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे, ये आप याद कर सकते हैं. ओ ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र. जो कब्र है वो कोई लिविंग बीइंग तो नहीं है, बट हियर द स्टेटमेंट इज अबाउट ग्रेव. ग्रेव को बोला, संबोधित किया. क्या बोला कि ओ ग्रेव, हे ग्रेव, ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री.
कोई आदमी मर गया तो उससे पूछा कि तुम तो जीत गए, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जीत कहाँ है। मतलब ऐसे महान आदमी को मार डाला तो ये तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी हार है। सो ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, तो हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि ओ ग्रेव है, ग्रेव को एड्रेस किया और ग्रेव को पर्सोनिफाइड कर दिया, तो ये हो गया एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफ है लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार इसमें हुआ एपोस्ट्रोफ है। जैसे इंसाफ, ये जूलियस सीजर हम लोग चैप्टर पहले पढ़ाते थे 10th में, जब वहाँ पहले के सिलेबस में था ये CBSE कोर्स वाले में, तो अब वो हटा दिया गया है। तो उसमें है कि स्टेटमेंट है, उसमें कैरेक्टर है जो बोलता है कि ओ जजमेंट, हे इंसाफ की देवी, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू द ब्रूटिश बेस्ट, मतलब यहाँ अन्याय हो रहा है। ब्रूटिश बेस्ट मतलब गलत लोग, तो ये गलत लोगों के पक्ष में इंसाफ चला गया है। तो ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू द ब्रूटिश बेस्ट, तो जजमेंट को एड्रेस किया, तो जजमेंट क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया, और ये कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, जजमेंट भाव है, तो एड्रेस हो गया, संबोधन हो गया। सो इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे। सो माय डियर फ्रेंड, आफ्टर दैट जिस एक और एग्जाम्पल उसमें बच गया, वो है ओ विंड गो ऑन, हे हवा तुम बहो बहो, ये विंड को एड्रेस किया, पर्सोनिफाइड किया, तो ये हो गया एपोस्ट्रोफ है। देन वन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल। इसका एक और नाम है, वो है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन को देखिए स्पेलिंग, EXAGGERATION। सो अदर नेम फॉर हाइपरबोल इज एग्जैजरेशन ऑल्सो, एग्जैजरेशन। इन हिंदी इट इज कॉल्ड अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के कहना। तो हाइपरबोल, ए स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक, जोरदार बनाया जाता है कथन को, स्टेटमेंट को, बाय ओवर स्टेटमेंट। कभी कभी उसकी क्वालिटी को शो करने के लिए हम लोग ओवर स्टेटमेंट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई लव्ड ओफेलिया, कोई बोलने वाला बोल रहा है, ओफेलिया हीरोइन है, तो ओफेलिया को बोलने वाला आई लव्ड ओफेलिया, ओफेलिया को मैं प्यार करता हूँ, कितना करता था, ये पास्ट में है, तो ओफेलिया को बोला कि मैं ओफेलिया को प्यार करता था या करता हूँ, प्रेजेंट में तो करता हूँ। आई लव्ड ओफेलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम, मैंने इतना प्यार किया ओफेलिया को कि 40,000 भाई का प्यार भी जोड़ दोगे तो उसकी बराबरी नहीं करेगा, इतना हीरो बोला है वो। तो आई लव्ड ओफेलिया, मैंने ओफेलिया को इतना प्यार किया, 40,000 भाई का प्यार भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। कोई काउंट करके तो 40,000 नहीं लिखा, तो 40,000 ऐसे ही है, एक अंदाज़ा लगाया गया, बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। कोई 40,000 भाई का प्यार नाप के जोड़ के तो बोलने वाला बोला नहीं, ऐसे ही बोल दिया, बोला कि मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए। तो आई लव्ड ओफेलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम, 40,000 भाइयों का प्यार भी उस प्यार की बराबरी नहीं कर सकता है जितना प्यार मैंने ओफेलिया को किया। सो आई सॉ 10,000 डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रिज, यह है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ कहीं गए तो उन्होंने फूलों को, डैफोडिल्स को डांस करते हुए देखा, तो बोले आई सॉ 10,000 डैफोडिल्स डांसिंग इन दैट ब्रीज, मैंने हवा में 10,000 फूलों को, डैफोडिल्स को नाच करते हुए देखा। तो 10,000 उन्होंने देखा कि बहुत सारे फूल वहाँ पर थे, वो 10,000 बोल गए, मतलब कोई गिन करके तो बोले नहीं, ऐसे ही बोल दिए कि बहुत सारे फूल थे, तो 10,000 डैफोडिल्स थे, तो 10,000 क्या हो गया, ये हाइपरबोल हो गया, एग्जैजरेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल। स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटमेंट टू मेक टू प्रोड्यूस इम्फेसिस, जोरदार प्रभाव पैदा करने के लिए कभी कभी हम लोग ओवर स्टेटमेंट देते हैं। तो ये बहुत बड़ा शब्द का यूज कर देना जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा हो, बिना कुछ हुए, बिना फैक्ट हुए। फैक्ट इसमें क्या है कि गेस है, अंदाजा है कि 10,000 रहा होगा, बहुत सारा रहा होगा, 10,000 बोल दिया, गिन के नहीं बोला। द हेयर इज द स्मेल ऑफ ब्लड, यह है किंग लियर का एक एग्जाम्पल है। किंग लियर नाटक है जूलियस सीजर का, उसमें एक लाइन है, उसकी हीरोइन जो है उसने
एक बूढ़े राजा की, ओल्ड किंग की, द हीरोइन हैड मर्डर्ड, उसका मर्डर कर दिया था हीरोइन ने। तो उसका हस्बैंड उसको बोला कि देखो, तुमने जो महान राजा का खून किया उससे तुम्हारे हाथ इतने गंदे हो गए कि उनको ये परफ्यूम ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम, परफ्यूम मतलब सुगंधित फूल, सुगंध, जो अरब का पूरा सुगंध है, अगर ला के तुम्हारे हाथ में लगा दिया जाए तब भी तुम्हारा हाथ अब स्वीट एंड मीठा नहीं हो सकता है। मतलब तुमने ऐसा नीच काम कर दिया, तुम्हारे हाथ में खून लग गया कि अब उसी समय खून दिखाई नहीं पड़ रहा है हाथ में। वो कह रहा है कि तुमने बहुत नीचा कर्म किया, तुमने राजा को मार डाला, तो पूरा अगर तुम्हारे हाथ इतने कलंकित हो गए, गंदे हो गए कि पूरा अरब का परफ्यूम अगर ला के तुम्हारे हाथ पर डाल दिया जाए तब भी तुम्हारा हाथ अब मीठा होने वाला नहीं है। मतलब तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो ये बोला कि हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ये हो गया एग्जेजरेशन। पूरा परफ्यूम वाला सामान जो होगा वहाँ पर सब ला करके तुम्हारे हाथ को अगर धो दिया जाए तब भी तुम्हारा हाथ खुशबूदार होने वाला अब नहीं है, अब वो मीठा होने वाला नहीं है। ये तो ये एग्जेजरेशन। And when things are said by exaggeration, by too much, by making too much, then that is called exaggeration. बहुत ज़्यादा उसको किसी चीज़ से कंपेयर कर देना तो उसको बोलते हैं exaggeration. Number 6, euphemism. This is also one. This is called euphemism. Euphemism क्या है? ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। कैन बी हैड इन द फॉर्म ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाई एन एग्रीएबल नेम। इसमें होता है कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो संभव नहीं है, लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन सुनने वाला आदमी उसको मान लेता है क्योंकि वो फैक्ट को कहने के लिए कहा गया होता है। जैसे यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, अरे आप तो मुझे परी कथा सुना रहे हैं। मैंने ऐसा इंसिडेंट बताया जो था तो फैक्ट, लेकिन ऐसा था कि वो परी कथा जैसा मालूम पड़ता था, एज इफ इट वाज ए टेल, जैसे कोई कहानी हो। वो ट्रू नहीं है, लाई है, झूठा है। तो यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल, फेयरी होती नहीं है लेकिन वो फेयरी टेल कहते हैं, परी कथा जो असंभव है। तो यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, लेकिन वो फैक्ट था, इसलिए वो आदमी उस पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। वो बोला कि यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल, जनाब आपने ऐसी बात मुझे बताई जैसे दैट इज अ फेयरी टेल। वो फेयरी टेल है, परी कथा है, लेकिन वो था सच। तो फेयरी टेल एग्जाम्पल दिए, फेयरी टेल का यूज किए जो असंभव है, लेकिन उसे हमने, सुनने वाले ने माना क्योंकि वो सत्य को कह रहा था। जो फैक्ट कह रहा था वो फेयरी टेल जैसा था, असंभव जैसा था, लेकिन था रियल में। ही हैज फॉलन अस्लीप, कोई मर गया तो उसको सामने वाला आदमी बोला अब ये सो गए, मतलब डेड हो गए। तो ही हैज फॉलन अस्लीप मतलब ही इज डेड, वो मर गए। तो ही हैज फॉलन अस्लीप, वो मरा हुआ आदमी सोता थोड़े है, वो मरता है। तो लेकिन यूज किया स्लीप का जो फॉल्स है, लेकिन फैक्ट है डेड। तो सुनने वाला आदमी मान लिया कि बिल्कुल मर तो गया ही है, डेड के लिए स्लीप का आपकी यूज हुआ। तो ही हैज फॉलन अ स्लीप डेड। एंटीथेसिस, अब एंटीथेसिस की देखिए भाई, वी यूज टू सिक्योर इम्फेसिस बाय पुटिंग कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड साइड बाय साइड। कभी कभी अपोजिट आइडियाज़ को हम लोग साइड बाय साइड रख देते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन एक ही सेंटेंस में रहता है और साथ साथ रहता है, उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में देखिए, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मैन प्रस्ताव करता है, फाइनल डिसीजन गॉड करता है। तो प्रपोज और डिस्पोज ये दोनों दो चीज़ है, अपोजिट है, बट ये साथ साथ रखा गया। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। यहाँ देखिए, मैंने सीजर को इसलिए नहीं मारा कि मैं उसे कम प्यार करता हूँ, आई लव्ड सीजर लेस, सीजर को कम प्यार किया इसके लिए नहीं, बट दैट आई लव्ड रोम मोर। उन्होंने सीजर को मारा था, बोलने वाला आदमी है सो बोला, लेकिन इसलिए नहीं मारे कि सीजर को प्यार कम करते थे, बल्कि रोम को, देश को ज़्यादा प्यार करते थे, इसके लिए मारे। समझे? तो ये लेस और मोर अपोजिट अपोजिट है कि नहीं, लेकिन एक ही सेंटेंस में रखा गया है, तो इसको बोलेंगे एंटीथेसिस। जब अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड एक ही सेंटेंस में साथ साथ रखा जाए, ठीक है, कथन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए,
दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस एंड दिस इज ऑल्सो ए फिगर ऑफ स्पीच। अभी देखिए टू अर्र इज ह्यूमन, या ERR इसको बोलते हैं अर्र। टू अर्र इज ह्यूमन मतलब मनुष्य से गलती होती है। टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ़ करना ईश्वरीय गुण है। तो अर्र और डिवाइन ये दोनों अपोजिट है। गलती होना और भगवान से कभी गलती नहीं होती है, तो ईश्वरीय है। तो टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव, देखिए टू अर्र गलती होना और माफ़ करना, गलती पर पनिशमेंट मिलता है, यहाँ माफ़ कर दिया आदमी, तो ये दोनों अपोजिट हो गया, टू अर्र और टू ह्यूमन, टू फॉरगिव। तो लेकिन इसे एक ही सेंटेंस में है, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, साथ साथ अपोजिट आइडिया को साथ साथ रखेंगे एक सेंटेंस में, तो उसको बोलेंगे कि वह एंटीथेसिस है। ठीक है। आफ्टर दैट ये कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं कि भाई इसमें बताइए कि कौन फिगर ऑफ स्पीच है। ही इज टॉल एज एन इलेक्ट्रिक पोल, वह बिजली के पोल की तरह, खंबे की तरह लंबा है। तो ये है सिमिली, एज और लाइक वाला रहेगा तो उसको हम सिमिली बोल देंगे। ही इज एन इलेक्ट्रिक पोल, और इसी लाइन को ऐसे लिख दिए, ये वो तो हम इलेक्ट्रिक पोले है, वो लाइक मतलब वही है जो पहले वाले लाइन का मतलब है, लेकिन ये बिना एज और लाइक के है, तो इसको बोलेंगे मेटाफर। पहला हो गया सिमिली, ये हो गया मेटाफर। और नाउ द पॉवर्टी इज ब्रीदिंग लास्ट इन हिज फैमिली एज ही हैज गॉट ए गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए नाउ द पॉवर्टी क्या है, गरीबी। ब्रीदिंग लास्ट अंतिम सांस ले रही है गरीबी उसके परिवार में, क्योंकि उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई है। गरीबी अब अंतिम सांस ले रही है, तो पॉवर्टी को हमने बना दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया, तो ये हो गया पॉवर्टी। सांस लेना लिविंग बींग का काम है, पॉवर्टी तो लिविंग बींग नहीं है, तो पॉवर्टी ब्रीदिंग सांस ले रही है, मतलब हमने इसको पर्सोनिफाइड कर दिया, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन 3 में। नंबर 1 सिमिली, नंबर 2 है मेटाफर, और ये पर्सोनिफिकेशन। प्राइड कम्स ऑन हॉर्स, गोज बैक ऑन फूट। प्राइड कम्स बैक ऑन हॉर्स एंड गोज बैक ऑन फूड। तो ये क्या है आपको, ये आप सोचिए और सोच के इसको बताइए। प्राइड है घोड़ा पर आता है और जाता है पैदल। घमंड क्या है, वो आता है खूब हाँकता हुआ और उसका अंत होता है बहुत बुरा। तो प्राइड कम्स ऑन हॉर्स, घुड़सवारी कौन करता है, लिविंग बींग। जैसे प्राइड को हमने बना दिया लिविंग बींग, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरा, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई कम्स, वेयर आर दाई चार्म्स दैट सेजेज हैव सीन इन दाई फेस। सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस, अकेलापन। साधु महात्मा लोग अकेले रहते हैं बहुत लोग, तो उन्हीं के लिए बोला कि ओ सॉलिट्यूड, हे एकांत, वेयर आर दाई चार्म्स, तुम्हारा आकर्षण कहाँ है, जिसने साधुओं को, सेजेज को अट्रैक्ट किया है। साधु लोगों ने जो तुम्हारे फेस में अट्रैक्शन देखा था वो कहाँ है। तो सॉलिट्यूड है ये भाववाचक, इसको हमने बना दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया और एड्रेस किया। तो पर्सोनिफाइड और एड्रेस होगा तो एपोस्ट्रोफे होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्लीज़ देखो, और देखने के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा तब कमेंट कीजिएगा। आप ये फिगर्स ऑफ स्पीच का शुरू से अंत तक देखिएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।